दोस्तों, आज प्रस्तुत है वक्त की मार। ये कवर चित्र है दोस्तों। क्रीट वन में संध्या का झुरमुट फैला चुका था। दिन भर आकेट करने के पश्चात जयपुर के राजा राजकुमार रतनेश ने वन से बाहर जाने के लिए अपना घोड़ा मोड़ा ही था कि भयंकर हिरणी के समान कांपती एक उम सुंदरी दौड़ती हुई उसकी ओर आई। बचाओ बचाओ! युक्ति के करुण पुकार सुनकर राजकुमार रतनेश ने घोड़े की लगाम खींच ली। इतनी सुंदर युक्ति लगातार लगता है किसी संकट में है। और अगले ही पल एक खूंखार शेर झाड़ियों से प्रकट हुआ। उसे देखकर ही युक्ति पुनः करुण से चिल्लाई, युवक, मुझे इस आदमखोर शेर से बचाइए। यह मेरे दोस्त को यमलोक पहुंचा चुका है। गुर्र। शेर की गुर्राहट सुनकर रतनेश ने शेर को देखा। शेर किसी भी क्षण युक्ति पर छलांग लगा सकता है। इससे पहले कि कुछ अप्रिय घटना घटे, मुझे इसका निशाना बांधकर शेर का वार करना चाहिए। और नरेश ने बिना एक विकल्प गवाए एक तीर कमान से चढ़ाया और निशान साधा। जय काली माँ, मेरे निशाने की लाज रखना। और तभी शेर युक्ति पर छलांग लगा दी। बचाओ! अगले ही पल नरेश ने कमान से तीर छूटा और वह शेर की कोख में जा धंसा। शेर पृथ्वी गिरकर बुरी तरह छटपटाने लगा। कुछ ही देर बाद वह उसके प्राण त्याग दिए। युवक, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। आज अगर तुम न होते तो शेर निश्चित ही मुझे मार डालता। तब रतनेश घोड़े से उतरकर युक्ति के पास पहुंचा। युक्ति ने आभार भरी दृष्टि से देखा। सुंदरी, इसमें आभार प्रकट करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी मौत नहीं आई थी इसलिए तुम बच गई। शेर की मौत आ गई थी इसलिए शेर एक ही वार में मर गया। वरना जीना और मरना भगवान के हाथों में है। सुंदरी, मैं तो साधन मात्र हूँ। रतनेश की बात सुनकर युक्ति प्रशंसा भरी नजरों से उसकी ओर देखा। युवक ने साहसी होने के साथ साथ तुम बुद्धिमान प्रतीत होते हो। कौन हो तुम? क्या अपना परिचय दोगे? मैं जयपुर का राज्य का राजकुमार रतनेश हूँ। तुम जयपुर के राज्य के राजकुमार हो? हाँ। मैं तुम्हारे कथन का विश्वास नहीं हो रहा है। नरेश ने तिरछी नजरों से युक्ति की ओर देखा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कहकर युक्ति झेपते हुए पलकें झुका ली। सुंदरी, मैं तो तुम्हें अपना परिचय दे दिया, अब तुम अपना परिचय दे सकती हो। पा सकता हूँ युक्ति। मैं प्रसन्न नगर की राजकुमारी वसुंधरा हूँ। और प्रशांत नगर की राजकुमारी वसुंधरा हो? हाँ। क्या तुम्हें मेरे कथन पर विश्वास नहीं हो रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं यह सोचकर चौंका कि यदि तुम प्रशांत नगर की राजकुमारी होती तो अकेली वन में क्या कर रही थी? मैं अपने दो सखियों के साथ रथ में बैठकर इस वन में स्थित गौरमा मंदिर में पूजा करने आती हूँ। और आज मैं भी उसी सखियों के साथ गौरी माँ की पूजा करने आई थी। अचानक शेर ने रथ पर छलांग लगाकर मेरी दोनों सखियों को चीर फाड़ डाला और उनकी जान बचाने के उद्देश्य से मैं जंगल में कूद दौड़ती हुई भागती तुम्हारे पास आ पहुंची। इसके आगे की घटना तुम जानते हो। ओह, तब तो मैं सच में तुम्हारी मौत के मुंह में बाल बाल बची हूँ। अच्छा, यह बताओ राजकुमारी, तुम प्रतिदिन यहाँ यहाँ गौरी माँ के से क्या मांगने आती हो? युवराज कुंवारी कन्याएं गौरी माँ के किस उद्देश्य से आती हो? उन्हें अच्छा पति मिले। तो क्या गौरी माँ ने अभी तक तुम्हारी यह पुकार नहीं सुनी है? राजकुमारी, क्या तुम्हें अभी तक सुयुक्त पति नहीं मिला? राजकुमार, लगता है आज मेरी गौरी माँ ने पूजा स्वीकार कर ली, मेरी पुकार सुन ली। मैं जैसा पति चाहती थी वह इच्छा पूरी होते ही सी लग रही है। आज मेरा इस वन में आना सफल हो गया। राजकुमारी जी, जरा हम भी सुने कि वह खुशनसीब कौन है और जो तुम्हारी कसौटी पर खरा उतरा। वह खुशनसीब आप हैं राजकुमार। आज आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए आज मैं हर माह सांस पर
आपका अधिकार है। मैं मन ही मन आपको अपने पति में वर्ण कर चुकी हूँ युवराज। राजकुमारी वसुंधरा, तुम्हारा कथन सुनकर हमारा भाग्य पर हमें अपने भाग्य पर ईर्ष्या होती है। तुम जैसा सुंदरी पत्नी पाकर अपने आप को धन्य समझूंगा। और हमारे विवाह में एक अड़चन है राजकुमारी। वह अड़चन कौन सी है राजकुमार? राजकुमारी, हमारे कुल में रिवाज है कि वर पक्ष वाले कभी भी रिश्ता मांगने कन्या के पक्ष वालों के यहाँ नहीं जाते। रिश्ता लेकर कन्या पक्ष वाले ही को ही हमारे यहाँ आना होता है, तभी विवाह का पक्का होता है। और तुम्हारे पिता इस बात पर जानकारी कैसे होगी कि करीट वन में हम दोनों मिलकर आपस में विवाह का निर्णय ले चुके हैं? राजकुमार, हालांकि आप अपने विवाह के बारे में अपने पिता को स्वयं कन्या बात करना भारतीय परंपरा के प्रतिकूल है, फिर भी मैं सारी लाज शर्म छोड़कर अपने पिताजी महाराज से आपके विषय में अपने विचार बताऊंगी। और विश्वास है पिताजी महाराज संग्रह ही आपको अपने दामाद बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे और मेरा रिश्ता लेकर आपके पिताजी के पास जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो हम समझो हम हमारा तुम्हारा विवाह पक्का हुआ वसुधा। और फिर कुछ सोचकर रितेश वसुधा से बोला, वसुधा, हम कुछ ही देर बाद रात्रि होने वाली है, आओ तुम्हारे राज्य में पहुंचा आया हूँ, चलिए राजकुमार। और कुछ ही देर बाद वे दोनों दोनों घोड़े पे बैठकर जंगल से बाहर जा रहे थे। और सिरधी नरेश घोड़े पर प्रशांत नगर में प्रवेश किया। राजकुमारी वसुंधरा, तुम्हारा राज्य आ चुका है, अब यहाँ से आराम पूर्वक महल में जा सकती हो। राजकुमार, क्या तुम मुझे छोड़ने महल में नहीं आओ चलोगे? नहीं वसुधा, आज नहीं, हम तुम्हारे महल में सेरा बांध कर प्रवेश करूंगा। सुनकर वसुधा शर्मा की नजरें झुका ली। और नरेश ने वहाँ उनसे कहा, राजकुमारी, तुम अब तुम महल में जाओ, अपने पिता माता पिता तुम्हारी राह देख रहे होंगे। फिर वसुधा से विदा लेकर महल की ओर चल दिया। और रतिन रत्नेश अपने राज्य की ओर चल दिया। और सपन में भी नहीं सोचा था कि वसुधा जैसी अपूर्ण सुंदरी से मेरी इस प्रकार का मुलाकात होगी। अब मैं तो बेचैनी से उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब वसुधा के पिता हमारे का रिश्ता लेकर मेरे पिताजी के पास पहुंचेंगे। और इस घटना के 10 दिन हो गए। 10 दिन बीत गए, लेकिन जब तक प्रशांत नगर की राजकुमारी वसुधा का रिश्ता लेकर जयपुर नहीं पहुंचे। क्या कारण हो सकता है? वसुधा ने अपने पिता के इस विषय में वार्तालाप नहीं किया, या फिर वसुधा के प्रस्ताव उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। रतेन नाना प्रकार की शंकाएं से गिर उठा। और उसी दिन जब अपने पिता राजा उदय के पास बैठा हुआ था, महाराज राजा हर्षवर्धन आपसे मिलना चाहते हैं। आखिर राजा हर्षवर्धन विवाह का प्रस्ताव लेकर आ ही गई। सेवक की बात सुनकर राजा जयवेश चौंके। क्या कहा? प्रतापनगर का राजा हर्षवर्धन से मिलना चाहता? जी महाराज। जाओ, उसे आदर सहित हमारे पास ले आओ। जो गया महाराज, कहकर सेवक कक्ष से बाहर निकल गया। और जयेश सोचने लगा, आखिर क्या वजह है जब राजा हर्षवर्धन स्वयं चलकर जयपुर आए हैं। जरूर कोई पास खास वजह होगी। और कुछ देर बाद ही हर्षवर्धन जयवश के सामने था। राजा हर्षवर्धन, जयवश में आपका स्वागत है। जयवश आदर सहित हर्षवर्धन को अपने सामने बिठाया। और तत्काल, कहिए राजन, आपने जयपुर आने की कैसे कष्ट कैसे किया? क्या कोई कारण, विशेष कारण है? विशेष कारण ही समझिए राजन। हम अपनी पुत्री वसुंधरा का रिश्ता आपके पुत्र रत्नेश से के लिए लेकर आया हूँ। ओह राजन, आपने ये संबंध जोड़ना हमारे लिए गौरव की बात है। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है। तो उठिए राजन, उठकर हमें गले लगाइए। और आज हम एक दूसरे के समधी हुए। और दोनों उठकर प्रेम से गले मिले। राजन, आने वाली पूर्णिमा के दिन का मुहूर्त निकला है। वापस ही वापस निकलवा कर ही यहाँ आया हूँ। और इस विषय में आपकी क्या राय है? राजन, हम पूर्णमासी के दिन राजकुमार के रत्नेश की बारात लेकर
प्रशांत नगर पहुंच जाएंगे। और पूर्णमासी के दिन ही दूल्हा बनकर रत्नेश घोड़ी पर चढ़ा और बारात अभी प्रशांत नगर की ओर रवाना होने ही वाली थी कि एक सैनिक बदमाशी से दौड़ता हुआ आया। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ सैनिक, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, अभी प्रशांत नगर के एक सैनिक अशुभ समाचार लेकर आया है। अशुभ समाचार? कैसा अशुभ समाचार सैनिक? हमें जल्दी से वह समाचार बताओ। घोड़ी पे बैठे रत्नेश के चेहरे पर लड़ियों उठाकर सैनिक की ओर देखने लगा। महाराज, दुल्हन की वस्त्र वस्त्र पहनकर रस्म महाराज, दुल्हन का वस्त्र पहनकर रस्म में अनुसार राजकुमारी वसुंधरा मंदिर में गौरी पूजा के लिए गई थी। न जाने कहाँ एक विस्तर वहां आ गया और राजकुमारी वसुंधरा को डसकर चला गया। क्या? और सैनिक के कथन सुनकर रत्नेश घोड़ी से कूदा और वह सैनिक झंझोड़ता हुआ बदमाश में बोला, सैनिक जल्दी बताओ, राजकुमारी वसुंधरा का क्या हुआ? बच गई? नहीं महाराज, बिस्तर के सिर्फ डरते ही तत्काल इसके प्राण त्याग दिए। क्या वह वसुधा मर गई? हाँ युवराज। ओ, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। मेरी प्यारी वसुधा मुझे छोड़कर चली गई। रत्नेश फुट फुट कर रोने लगा। तब राजा जयेश ने आगे बढ़कर उसे समझाया, बेटा यूएस, यह एक युवराज हो इस प्रकार स्त्रियों की बातें रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। भू पिताजी महाराज, मैं अंतिम बार वसुधा को देखना चाहता हूँ। मैं प्राण नगर जाना चाहता हूँ। ठीक है, हम तुम्हारे साथ प्रतापनगर चलेंगे, लेकिन महाराज वहाँ आपको मृत राजकुमारी वसुधा का शव नहीं मिलेगा। राजकुमारी की मृत्यु होने के बाद उसे नदी में बहा दिया गया है। ओह, वसुधा का शव नदी में बहाने के राजा वसुधन ने बड़ी जल्दी की। उन्हें मेरे वहाँ पहुँचने की प्रतीक्षा नहीं की। कुछ देर बाद हर हरलियास और वातावरण के साथ मातम सा छा गया और उदास रत्नेश महल की ओर चल दिया। और इस घटना के एक माह बीते कि राजकुमारी रत्नेश ने एक पल के लिए भी राजकुमार की वसुधा नहीं भूला। बार बार उसके कानों में वसुधा के शब्द गूंज गए, राजकुमार मेरी जान बचाई है, लेकिन इसलिए आज से मेरी हर सांस पर आपका अधिकार है। मैं मन में आपत्ति रूप से वर्ण कर चुकी हूँ। और अपने कक्ष में रत्नेश रह रहकर बोल उठा, राजकुमारी वसुंधरा, मैं विमन से अब तुम्हें पत्नी के रूप में वर्ण कर चुका हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं कभी किसी से विवाह नहीं करूँगा। तुम्हारी याद में जीवन का अमूल्य अब तुम्हारी याद ही अमूल्य निधि है। वह दिन प्रतिदिन राजकुमारी वसुंधरा के गम में घूमता चला गया। और यह दशा देखकर जयेश ने उसे समझाया, राजकुमारी, तुम्हें अपना यह क्या हाल बना लिया है? माना तुम राजकुमारी वसुंधरा की अकस्मात मृत्यु पर तुम्हें बड़े दुख पहुंचा है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम जीवन भर खुशियों के इस प्रकार मुंह मोड़ लो। युवराज उठो, आज तुम्हें हमारे साथ दरबार में चलना है। पिताजी महाराज, मुझे क्षमा कर दे, मैं दरबार में नहीं जा सकूंगा। रत्नेश, हमें नहीं पता था कि तुम हमारा आदेश टालकर इस प्रकार हमारा अपमान करोगे। युवराज, इस बंद कक्ष से निकल कर दरबार में बैठोगे तो थोड़ा मन बहलेगा, इसलिए तुम दरबार में ले जाना चाहता हूँ। और जयेश बार बार कहने पर रत्नेश को कहना ही पड़ा, चलिए पिताजी महाराज, आपके साथ दरबार में चलने को तैयार हूँ। यह हुई ना बात बहादुरों जैसी। और महाराज जय हो। दरबार पर शक्तिपुरम के राजपुरोहित शक्ति सिंह संदेश लेकर उपस्थित हैं, आपसे भेंट करने की अनुमति चाहते हैं। दरबार में शक्तिपुर राजपुरोहित को सम्मान से दरबार में ले आओ। और राजदूत सम्मान का पात्र होता है, और फिर शक्तिपुर के राजपुरोहित स्वयं दूत बनकर आए हैं, इसलिए उन्हें विशेष आदर सहित दरबार में लाओ। जो गया महाराज। दरबान सिर झुका कर चला गया। और तब जयेश ने अपने राजपुरोहित ब्रह्मानंद की को लक्ष्य से बोला, राजपुरोहित शक्ति सिंह, राजपुरोहित यहाँ आना निश्चिंत किसी विशेष प्रयोजन का प्रतीत होता है। महाराज, आपका कहना ठीक है, उनका यहाँ आना निश्चिंत किसी शुभ संकेत का प्रतीक है महाराज। और तभी शक्तिपुर के राजपुरोहित राजा जयेश के सम्मुख उपस्थित हुए। आदरणीय शक्तिपुर के
पुरोहित राजा जयेश आपका स्वागत करते हैं हुए आदर आपका आदर करता अभिनंदन करता हूँ। चिरंजीव एवं गौरवयशी भव महाराज जयेश। आपका स्नेह हमारे महाराज हमारे एवं शक्तिपुर की प्रजा के लिए कल्याणकारी तथा सुगत सिद्ध हो, यही हार्दिक अभिलाषा है। और जयेश आदर सहित शक्तिपुर को राजपुरोहित को एक रिक्त स्थान पर बैठाया। तत्पश्चात जयेश ने उससे कहा, आज्ञा करें पुरोहित जी, निष्कंमच होकर अपने राजा का संदेश हमारे व हमारे समस्त सभासदों के सम्मुख रखें। मैं वचन देता हूँ, यदि आपके महाराज को संदेश मेरी प्रतिष्ठा के अनुकूल हुआ तो मैं अपने प्राण से पूरा करूँगा। सुनकर राज पुरोहित ने अपने साथ आए राज अनुचर के हाथ में स्वर्ण की थाल लेकर जयेश के हाथों में देते हुए विनती से बोला, राजन, यह थाल रखिए, वस्तु निश्चित ही आपकी प्रतिष्ठा के अनुकूल सिद्ध होगी, ये मेरा विश्वास है। और जयेश ने दाहिने हाथ से वह स्वर्ण थाल पड़े रेशमी वस्त्र को हटाया। स्वर्ण थाल में रत्न जनित नारियल और सुपारी और हल्दी की गांठें और रत्नजित कटार तथा यह सब तो किसी राजा के पास जब भेजा जाता है जब राज्य में कन्या विवाह दूसरे राज्य के करना हो चाहता हो, तो क्या शक्तिपुर राजा यही चाहते हैं? जयेश ने भावी इच्छा से चक्कर में उलझ पड़ा। और जयेश की समझ में जब कुछ नहीं आया तो उसने थाल में रखे पत्र को उठाकर पढ़ना आरंभ किया। हम राजा अपनी पुत्री कामाक्षी का विवाह आपके पुत्र रत्नेंद्र से करना चाहते हैं। आशा है कि पूर्ण विश्वास है कि ये जयेश की शक्तिपुर के संबंध राज्यों की एकता के दृढ़ करेगा। कृपया अपनी स्वीकृति देकर हमें उत्साहित कर। राजा शक्ति सिंह शक्तिपुर। पत्र पढ़ने के बाद नरेश के अधरों पर मुस्कान आ गई और शक्तिपुर के राजपुरोहित की तरफ उन्मुक्त हुए। राजपुरोहित जी, यह थाल का नारियल और सुपारी हल्दी की गांठें मुझे यह अभ्यास करा दिया था। यदि राजा शक्ति सिंह ने यह नारियल भेजकर मुझे अपनी कन्या का प्रस्ताव भेजकर मेरी वृद्ध उम्र को मजाक नहीं उड़ाया है, और अच्छा हुआ कि यह पत्र में लिखे शब्द मेरी शंका दूर कर दी। जयेश का कथन सुनकर शक्तिपुर के पुरोहित चुप रहे और दरबार में उपस्थित लोग के चेहरे पर हंसी दौड़ गई। जयेश गंभीरता होते हुए राजपुरोहित ने कहा, जाओ राजपुरोहित जी, मुझे अपने राजा से जाकर कह दो कि हमें प्रस्ताव स्वीकार है। यह हम भी बड़े हर्ष से सौभाग्य का विषय होगा। राजा शक्ति सिंह हमारे पुत्र जयपुर की राजबहू बने। जाओ राजा शक्ति सिंह, लेकर यह कह दो कि विवाह शुभ तिथि निकाल कर भेज दे और विवाह की तैयारी आरंभ करे। जो आज्ञा। और तभी उदास बैठे राजकुमार रत्नेश आसन से उठा और जयेश से बोला, पिताजी, आपकी आज्ञा में से मैं थोड़ा परिवर्तन करना चाहूँगा। जयेश ने प्रसन्न शुष्क दृष्टि से उसकी ओर देखा। वत्स नरेश, तुम मेरी आज्ञा में परिवर्तन करने की आज्ञा है, पर इतना ध्यान रहे कि तुम में यह परिवर्तन राजमर्यादा के उल्लंघन न हो। पिताजी, मैं राजमर्यादा का उल्लंघन नहीं करूँगा। तो फिर कहो, क्या कहना चाहते हो? कहीं मेरी आज्ञा प्रतीक्षा के बिना भविष्य की सोच कोई अनियुक्त बात हो गई तो वह तुम्हारे शोधन में ठीक नहीं जाएगी और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। तो सुनिए पिताजी, आपने जो सम्मानित राजपुरोहित प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि शक्तिपुर की राजकुमारी कामाक्षी राजपुर की बहू बनेगी, बस इसमें यही संशोधन है
करना है कि शक्तिपुर की राजकुमारी जयपुर की राजबहू या राजकुमारी रत्नेश की बहू न बनकर राजपुरम की महारानी और राजकुमारी नरेश की माँ बनेगी। और राजा जयसिंह रत्नेश का कथन सुनकर अवाक सा रह गया और सभा सदस्यों में फुसफुसाहट सी दौड़ गई। शक्तिपुरम के राजपुरोहित चौंक उठे, हक्के बक्के से जयेश के और रत्नेश से कहा, यह तुम युवराज, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ पिताश्री पुत्र, मैंने तो वैसे ही उपवास थाल में रखे नारियल को देखकर राजपुरोहित से अपने विवाह के बारे में कह दिया था। भला इस उम्र में मैं विवाह रचाकर क्या जगह का कारण बनूंगा? उत्तेश, राजकुमारी कामाक्षी का विवाह तो तुम जैसे युवा राजकुमार से शोभा देता है। पिताजी, राजपुरोहित अपनी बात का धनी होते हैं। उसका कहा हुआ वाक्य पत्थर की लकीर की तरह मीठ होता है। यदि आपने उपवास भी किया है तो वह मेरे लिए सत्य है, और सत्य की रक्षा करना सच्चे राजपूत का परम कर्तव्य धर्म है। हम पुत्र हम तुम तुम जिद न करो और मेरी बात मान जाओ। पिताजी, यह विवाह आपको ही करना होगा। मैं विवाह न करने की सौगंध खा चुका हूँ। ओह, यह तो बड़ी कठिन परिस्थिति आ पड़ी। तब जयेश ने शक्तिपुर के राजपुरोहित से कहा, राजपुरोहित जी, युवराज रत्नेश ने तो इस विवाह से इनकार कर दिया। आया हुआ नारियल वापस तो नहीं है, और शक्तिपुर जाकर शक्ति सिंह से कहें कि शक्तिपुर से वापस लौटकर राजपुरोहित ने सारी बात राजा शक्ति सिंह को बताई, और सारी बात जानकर हमें यह सपने में भी नहीं सोचा था युवराज रत्नेश के विवाह का इनकार कर देंगे। और अब हम करें क्या? विवाह का भेजा नारियल वापस मंगा लें? राजा बुरी तरह परेशान हो उठा, और राजपुरोहित ने उसे समझाया, महाराज, राजा युवा पुत्र के पिता होते हुए भी पूर्णतः जवान है। उनके साथ कामाक्षी का विवाह करना उचित ही रहेगा। आप बिना कुछ सोचे विचारे संबंध स्वीकार करें। हाँ, अब तो यह संबंध स्वीकार करना पड़ेगा। और शक्ति सिंह ने अपनी स्वीकृति की और सूचना सिर्फ ही जयेश के पास पहुंचा दी। और राजा शक्ति सिंह की स्वीकृति की सूचना पाकर जयपुर की सेनाइयां बज उठी, और राजा जयेश बड़े ठाठ से दूल्हा बनकर घर घोड़ी पर चढ़ा, और बारात धूमधाम से शक्तिपुर पहुंची। और राजकुमारी कामाक्षी राजा जयेश से विवाह संपन्न हुआ। तत्पश्चात राजकुमारी कामाक्षी के साथ लेकर बारात जयपुर लौटी, और जयपुर के महल द्वार पर राजकुमार रत्नेश ने महारानी ललिता को अपनी पत्नी महाराज ललिता ने अपने पति और रानी कामाक्षी की आरती उतारी। और तत्पश्चात, आओ बहन कामाक्षी, अपने पति के घर में प्रवेश करो। महारानी ललित जयेश और कामाक्षी को लेकर महल पहुंची, और वहां जयेश ने कामाक्षी को रत्नेश का परिचय कराया। कामाक्षी, यह मेरा बेटा राजकुमार रत्नेश। और रत्नेश ने आगे बढ़कर कामाक्षी के चरण छुए। माँ, आपका वात्सल्य और स्नेह सिर पर सदैव रहने का आशीर्वाद चाहता हूँ। नवविवाहिता रानी कामाक्षी ने एक नजर रत्नेश को देखा। सदा सुखी रहो। और कामाक्षी अपने हम उम्र को पुत्र न कह सकी। और राजा जयेश ने राजकुमार रत्नेश को छाती से लगा लिया, और आंखें प्रशंसा से आंसू आ गए। यह देख महारानी ललिता चौंकी। यह क्या महाराज, ऐसी सुमंगल वेला पर आपकी आंखों में आंसू? हाँ महारानी ललित, प्रत्यक्षित सत्य के आंसू हैं। शायद ऐसे आंसू महाभारत काल में
हस्तिनापुर राजा संतनानु की आंखों में भी उस समय निकले होंगे जब उन्होंने अपनी गंगा जैसी पत्नी को उन्नत व्यसन को दृढ़ प्रतिज्ञा के कारण और उसके अनुरोध पर मल्ला की बेटी रूपमती से विवाह किया था। महारानी, तुम्हारा बेटा रत्नेश जयपुर का भीष्म कहलाएगा। यह सुनकर रानी ललित गर्व से भर उठी। लेकिन रत्नेश ने जयेश से कहा, पिताजी, भीष्म कहकर मुझे अपना बढ़ावा न दीजिए। यह तो एक आज्ञाकारी पुत्र का परम कर्तव्य है कि वह अपने पिता की इच्छा पर चले, और यह मेरा परम सौभाग्य है कि पिताजी की महत्वाकांक्षा को अपनी आंखों से पूर्ण होते देख सकूं। बस उसका और नई माँ का स्नेह मिलता रहे तो मेरी परम सौभाग्य की बात है। बेटा, तुम जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हुआ युवराज। और काल चक्र के चलते हुए राजा जयेश और राजा कामाक्षी को के रूप में लावण्य तथा नौजवान सागर में डूबते चले गए और यौवन के ठागर में डूबते चले गए और एक वर्ष बाद रानी कामाक्षी को पुत्र का जन्म दिया। कामाक्षी, बधाई हुआ, तुम्हारा माँ बनकर मातृत्व का गौरव प्राप्त किया। एक बार फिर जयपुर में सेनाइयां गूंज उठी और रानी जयेश ने अपने पुत्र का नाम वरुणवेश रखा। और कामेक्ष की महल पुत्र वरुणेश की किलकारियों से गूंजने लगा और धीरे धीरे उम्र में की सीढ़ी पर चढ़ता हुआ वरुण बड़ा होने लगा और कामाक्षी राजकुमार नरेश के पुत्रवत प्यार करने लगी। और समय की अवधि गति के बीच में महाराज जयवेश और दोनों की रानियों में नरेश को विवाह करने के लिए समझाया, पर वह सदैव टालता रहा। एक दिन, पिताश्री, आप कृपा करके मेरे विवाह का जिक्र न किया करें। मेरी विवाह कीने की इच्छा राजकुमारी वसुंधरा की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई। और धीरे धीरे 15 वर्ष बीत गए और राजा जयेश ने गुप्तचर ने सूचना लाकर दी, महाराज अब्दुल्लापुर के बादशाह गजास महोदय हमारे पवित्र तीर्थी गौरीकुंड मंदिर को तोड़ने के लिए किन्नर वन में सेना के साथ प्रस्थान कर चुके हैं। क्या मोहम्मद की इतना साहस? और जयेश ने सारा शरीर क्रोध से कांप उठा। सुनते ही तुरंत रत्नेश को बुलाया। रत्नेश, महाराज के गयास महोदय क्रिकेट वन में स्थित गौरी कुंड को आक्रमण करने वाला है, उसका सामना करने के लिए जा रहा हूँ। राजकार्य संभालने पर यह युद्ध में जाने से पहले चाहता हूँ युवराज, तुम्हें प्रजा के सम्मुख युवराज घोषित कर दूं और मेरी अनुपस्थिति में तुम राजा के सारे कार्यभार संभाल सको। पिताजी, आपका अनुपस्थिति में राज्य कार्यभार संभालने की आज्ञा तो स्वीकार करता हूँ, लेकिन युवराज के पद के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे स्थान पर छोटे भाई वरुणदेव को युवराज घोषित की जाए। नरेश, तुम बहुत ही जिद्दी हो, तुम्हें समझाकर बेकार है। और जयेश उस दिन वरुणदेव को युवराज घोषित करने के लिए सेना के साथ क्रिकेट वन की ओर चल पड़ा। क्रिकेट वन के बाहर जयेश ग्यास मोहम्मद की सेनाओं के आमना सामना हुआ। सैनिकों, मार डालो दुष्ट को, आह आह आह, अल्लाह या अल्लाह, आह, हर हर महादेव। उद्देश्य अल्लाह को अकबर के उद्देश्य चारों ओर गूंजता रहा। कुछ देर बाद ये दोनों और सैनिकों की लाशों का ढेर लगने लगा। तभी जयेश और ग्यास आमने सामना हुआ। जयेश, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ग्यास, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और दोनों एक दूसरे से युद्ध करने लगे। आगे दोनों बढ़ चढ़कर एक दूसरे पर वार कर रहे थे। तभी दोनों घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और शीघ्र ही दोनों के प्राण त्याग दिया। और राजा गेस की वीर गति होते देख उसकी सेना क्रोध की लहर दौड़ गई और बिजली बनकर दुश्मनों पर सैनिकों पर टूट पड़ी।
एक भी दुश्मन बच कर न जाने पाए। एक देख के दुश्मन को पकड़कर सिर कलम कलम कर दो। यह देख अपने बादशाह को मरते देख हमलावर सेना के पांव फट गई और वह भयभीत होकर वहां से भाग गई। और जयेश के मृत शरीर को जयपुरम लाया गया। पिताजी स्वामी और दुखी हृदय से रत्नेश ने जयेश का अंतिम संस्कार कर दिया। और पश्चात कामाक्षी ने रत्नेश से कहा, राजकुमार रत्नेश तुम्हारे पिता की सुरक्षित आ चुके हैं, उसकी बड़े बड़े पुत्र हो, इसलिए अब तुम्हें जयपुर का सिंहासन संभाल लेना चाहिए। माँ, यह कैसे हो सकता है? जयपुर का राजा मैं नहीं बल्कि वर्णेश बनेगा। यह बात मैं राजकाज यह यहाँ हाँ, जहाँ तक राजकाज देखने की बात है, इसके लिए मैं तैयार हूँ माँ। वर्णवेश ने राजा घोषित करने की तैयारी सिर दी की जाए और राज सिंहासन ज़्यादा देर तक खाली नहीं रखना चाहिए। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा। और अगले ही दिन वर्णेश ने जयपुरम के राजा घोषित कर दिया। राजा वर्णेश अमर रहे। राजकुमार रत्नेश की जय हो। इस प्रकार धीरे धीरे 5 वर्ष व्यतीत हो गए। वर्णेश का विवाह प्रति नगर की राजकुमारी मल्लिका के साथ हो गया। इस और एक पुत्र भी हो गया। एक रात्रि जब रत्नेश अपने कक्ष में सोया हुआ था तो उसे एक सपन देखा। रत्नेश, अब तुम्हारा जयपुरम से क्या काम? कल ही किसी के बिना बताए जालवन में चले जाओ। वहां पहुंचकर तुम्हारा बिछड़ा हुआ प्रियजन मिलेगा, तब तुम्हें अपने प्रियजन के साथ जयपुरम वापस लौटना। और यह विचित्र सपन देखते ही रत्नेश की आंख खुली। यह मैंने कैसा सपन देखा? क्या मुझे जयपुर छोड़कर जालवन जाना चाहिए? वह सोच में पड़ गया। और सपन में पिताजी ने मुझे जालवन जाने के लिए आदेश दिया था। मुझे माताश्री से आदेश मानकर जालवन अवश्य जाना चाहिए। और उसने कामाक्षी और ललित नाम का एक पत्र पर संध्या लिखकर उसी समय चुपके से महल से निकल गया और जालवन की दिशा में चल दिया। और सुबह एक दासी ने रत्नेश के कक्ष में आई। राजकुमार रत्नेश कहाँ गए? उसकी स्याह पर यह कैसा पत्र पड़ा है? और दासी ने पत्र उठाया और ललिता के पास पहुंची। रानी माँ, राजकुमारी रत्नेश अपने कक्ष में नहीं है और उसकी स्याह पर पत्र मिला। क्या इतनी सुबह रत्नेश कहाँ चला गया? दासी ने पत्र ललिता ने उसे पढ़ा। मेरी दोनों माँ को जयपुरम छोड़कर जा रहा हूँ। मैं आपको बिना मिले राजमहल छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे इसका खेद है। आपका बेटा रत्नेश। और पत्र पढ़कर ललिता हक्की बक्की रह गई। रत्नेश, यह तूने क्या किया? जाते समय इस समय अभागी माँ को जरा भी ख्याल नहीं आया। वह फुट कर रोने लगी। और रुपेश की कामाक्षी को पता चला तो दौड़कर ललिता के पास उतरा। माँ भैया यहाँ, यह क्या सूझा? इस प्रकार मुझे छोड़कर चले गए। बेटा, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि रत्नेश ने यह कदम क्यों उठाया। न जाने रत्नेश कहाँ भटक रहा होगा। और ललिता उसी समय गुप्तरों को बुलाया आदेश दिया। तुम लोग को राजकुमार रत्नेश की खोज में चारों दिशाओं में जाना है और जहाँ कहीं भी उसे जयपुर वापस लेट कर आना है। जो 11 नहीं। उधर लंबा सफर तय करके रत्नेश जालवन में पहुंचा। पता नहीं जालवन में कौन सा बिछड़ा हुआ परिजन मिलने वाला है। और रत्नेश तब तक जालवन में निश्चयात घूमता रहा और अंत में थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। लगता है मैंने मिथ्या सपना देखा। सारा जालवन वन घूमने के पश्चात भी मुझे कोई नहीं मिला। और तभी, अरे ये बिहार में ये स्त्री कौन चली आ रही है? इसका तो किसी कबीले की स्त्री मालूम होती है। और जैसे ही वे स्त्री रत्नेश के पास पहुंची, वसुंधरा, तुम राजकुमार रत्नेश, वसुंधरा तुम जीवित हो? तुम इस सर्प डसने से मर गई थी। राजकुमार, वह एक लंबी कहानी है। वसुंधरा, मुझे जल्दी बताओ, तुम इस समय जीवित कैसे हो और सर्प के डसने की घटना झूठी कैसे है? नहीं राजकुमार, वह घटना सच्ची थी। सर्प ने डसने से मेरा शरीर नीला पड़ गया, सांस भी बहुत मध्यम हो गई थी
तो तब मुझे मृत जानकर मेरे परिवार वालों ने नदी में बहा दिया और मैं कई दिन नदी में बहती रही। और कई दिन में पानी में रहने के कारण मेरे शरीर से सारा विष निकल गया। और तब मुझे एक कबीले वालों ने नदी से निकाल कर उसी कबीले में रहकर अपना जीवन बिता रही हूँ। ओ वसुंधरा, तुम बड़ी दुखी भरी कहानी सुनाई तुमने तो। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम पुनर्जीवित हो गई तो वापस लौटकर अपने राज्य में क्यों नहीं गई? क्या तुम भूल गई कि हमारा विवाह संबंध पक्का हो गया था और विवाह होने वाला था? राजकुमार, मैंने ये सब कुछ याद था। मैंने ऐसी परिस्थितियों में फंस गई थी, जाकर भी वापस ना लौट पाई। कबीले वालों का नियम है कि जो स्त्री एक बार उसके कबीले वालों के हाथ लग जाती है तो कबीलों वालों उसे छोड़ते नहीं, और जैसे भी हो उस स्त्री की खोज करके उसे पुनः कबीले में शामिल कर लेते हैं। ओह, बड़ा सख्त नियम है कबीले वालों का। अच्छा यह बताओ, कबीले वाले अपना पेट कैसे पालते हैं? कबीले वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष जंगल में जाकर सर्प को पकड़ते हैं, उनमें मारकर उनकी खालों को मुंह मांगे दामों में बेचकर अपना पेट पालते हैं। आज जंगल में सांप पकड़ने पकड़ने आई थी, तुम मिल गए। वसुंधरा, क्या तुम कोई उपाय है जिसके करके तुम कबीले वालों की कैद से छुटकारा जा सके? उपाय तो है रत्नेश, वह उपाय बड़ा कठिन है। तो बताओ, मैं वह वसुंधरा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर तुम इच्छाधारी नाग की मणि मिल जाए तो कबीले के सरदार उस मणि के बदले मुझे कबीले की कैद से रिहा कर देंगे। लेकिन इच्छाधारी नाग को मिलेगा कहाँ, और उसकी मणि भला क्यों देगा? ऐसी बात नहीं है नरेश, वन में इच्छाधारी नागिन का जोड़ा रहता है, वह बहुत ही नेक स्वभाव का है। क्या तुम जानती हो वसुधा कि वह इच्छाधारी जोड़ा इस वन में कहाँ रहता है? हाँ, वह मैं जगह जानती हूँ। तो फिर मुझे जल्दी वह जंगल ले चलो। पल दोनों अगले ही पल वह दोनों वहां से चल पड़ी। और राह में नरेश ने पूछा, वसुंधरा, जब तुम कबीले से निकलकर का उपाय जानती थी तो इच्छाधारी नाग से मणि लेकर इच्छाधारी वापस छुटकारा क्यों नहीं लौटी? नरेश, इच्छाधारी नाग से मणि लेने के लिए स्त्री पुरुष दोनों का ही नागिन के पास जाना पड़ता है। भला भला कौन कबीले के पुरुष मेरे साथ इच्छाधारी नागिन के पास मणि मांगने जाता? इच्छाधारी नागिन उस जुड़े को ही अपनी मणि देते जिसके विषय में जान लेते कि वह सचमुच उसे मणि की आवश्यकता है। अगर वह कोई लालची आदमी उस मणि को मांगने उसके पास जाता तो दोनों तुरंत ही उसे डस लेते। ओह, एक बिल के पास जाकर वसुंधरा रुकी। इसी बिल में इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहता है। वसुंधरा ने टोकरे में रखा दूध और पात्र निकाला और उसे बाम्बी के मुंह पर के पास ले जाकर रखकर बोली, इच्छाधारी नाग और नागिन बाम्बी के बाहर आकर दूध पी ली। एक बार दुखियारी तुम्हारे द्वार पर आई है, बाहर आकर उसकी पुकार सुनो। अगले ही पल बाम्बी के नाग और नागिन निकलकर जोड़े निकले और बाहर आकर दोनों ने दूध पीने लगे। दूध पीने के बाद नाग नागिन मानव के रूप में परिवर्तन हुए। हम जानते हैं तुम दोनों प्यार सच्चा प्यार है, इसलिए संघर्ष तुम्हें मणि देने के लिए तैयार है। और इच्छाधारी नाग ने रत्नेश को एक जगमगती मणि देते हुए कहा, यह कबीले के सरदार को इस मणि को देकर अपनी वसुंधरा को अपने राज्य में वापस ले जाओ। जो गया नाग देवता। और नाग नागिन अपने असली रूप में आकर बाम्बी में घुस गई। जब मणि को लेकर दोनों कबीले के सरदार के पास पहुंचे, सरदार, वसुंधरा मेरी होने वाली पत्नी है, इसे कबीले में कैद मुक्त कर दो, बदले में इच्छाधारी मणि तुम्हें आपको सौंपता हूँ। सरदार ने सत्यनेश से मणि ले ली। जाओ बेटी, अपनी जाति के लोगों में वापस लौट जाओ। सरदार को प्रणाम करके दोनों वहां से जयपुर की ओर चल पड़े जयपुर की ओर चल पड़े। वसुंधरा, माँ तुम्हें जीवित देखकर खुशी से बावरी हो जाएगी। वो लंबा सफर कर दोनों जयपुर पहुंचे। बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे साथ यह स्त्री कौन है?
माँ यह वसुंधा है, परसों पहले इसी से वसुंधा से मेरा ब्याह होने वाला था। क्या यह राजकुमारी वसुंधा है? हाँ माँ, यह बेचारी के साथ बहुत बुरा हादसा हुआ और इसका मैं उसका शुरू से हादसे के बारे में बताता हूँ। वसुंधा के साथ घटी घटनाओं को विस्तार बताकर ललित कामाक्षी को बताया। सारी बात जानकर ललिता कामाक्षी ने वसुंधा को गले लगा लिया। वसुंधा, तुम बड़ा दुख पाया है और नरेश की सत्यनेश की वाह की स्वीकृति से अगले दिन नरेश वसुंधा का विवाह हो गया। भैया, आपने विवाह की खुशी में अपार रूप से जयपुर राजा को आपको भेंट करता हूँ, मेरी भेंट स्वीकार करिए। उन्होंने यह कैसा नौखबर दिया तुमने? कामाक्षी ललिता का जोर देने पर रत्नेश ने जयपुर का राजा बनना स्वीकार किया। समाप्त दोस्तों।